का सब सीएम धामी ने दी सौगात। 17 विभागों की 122 योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। मानसखंड विज्ञान केंद्र का भी किया वर्चुअल लोकार्पण। हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रहे करतार सिंह भड़ाना भाजपा में हुए शामिल। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने दिलाई भाजपा की सदस्यता। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने की स्ट्रीट वेंडर के साथ संवाद। स्ट्रीट वेंडर के सुझाव को भाजपा घोषणा पत्र में शामिल करने की कही बात। नैनीताल में तिब्बत की आजादी के लिए नागरिकों ने तिब्बती बाजार रखा बंद। तिब्बती शरणार्थियों ने निकाला शांति जुलूस। शरणार्थियों ने की यूएन और भारत सरकार से तिब्बत को आजादी दिलाने की मांग। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छाया। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां अल्मोड़ा में रविवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मानसखंड विज्ञान केंद्र का वर्चुअल लोकार्पण किया। 20 करोड़ की लागत से तैयार किए गए मानसखंड विज्ञान केंद्र में उत्तराखंड, कुमाऊं के साथ अल्मोड़ा के विद्यार्थियों और शोधार्थियों को फायदा मिलेगा। उत्तराखंड के सबसे बड़े मानसखंड विज्ञान केंद्र में बच्चों के लिए खेल खेल में सीखने के लिए कई गैलरियां बनाई गई हैं। इन गैलरियों में जलवायु परिवर्तन और आयुर्वेद सहित विज्ञान के तमाम विषयों को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। पहले मानसखंड होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसा प्रधानमंत्री जी ने यहाँ मानसखंड के लिए कहा था, उस दिशा में मुख्यमंत्री जी का ये उनका मानना था कि इसका नाम मानसखंड हो। तो मानस का मतलब ही इंटेलेक्ट होता है, और विज्ञान प्रौद्योगिकी से बड़ी बात क्या हो सकती है। तो सबसे बड़ा वो समाज बहुत अच्छा करता है हर रूप में, जहाँ विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा मिलता है, उसके लिए सबसे बड़ा केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। जिस तरह से केंद्र बना है, तो ये सारा इस पूरे के पूरे इसका केंद्र होगा जितनी चीजें हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन निगम के कोटद्वार डिपो का वर्चुअल शिलान्यास किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कोटद्वार रोडवेज बस अड्डे का विधिवत भूमि पूजन किया। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि कोटद्वार उत्तराखंड का द्वार है। कोटद्वार से समूचे गढ़वाल के परिवहन विभागों बस के जरिए यातायात व्यवस्था बनाए हुए हैं। गढ़वाल के द्वार में आधुनिक बस स्टेशन बनने से यातायात की व्यवस्था सुगम होगी। जी, आज कोटद्वार का जो बस अड्डा है उसका पुनर्निर्माण के लिए आज शिलान्यास आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने देहरादून से किया, और मैंने यहाँ पर बैठकर आज भूमि पूजन किया है। लगभग 10 करोड़ का ये पुनर्निर्माण होने जा रहा है। तो मुझे खुशी है कि जिस तरह से हम लोगों ने कहा था कि हम चाहेंगे कि बस अड्डा सुधरे, सुविधाएं सुधरें, जो यहाँ पर कार्यरत लोग हैं, जो अफसरान हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके लिए भी सुधरे, साथ ही साथ जो आवाजावी, क्योंकि कोटद्वार द्वार है गढ़वाल का, यहाँ से बसें चारों दिशाओं में निकलती हैं, तो इसलिए आम जनता को भी सुविधा मिले, साफ सुथरी जगह मिले, उसके लिए इसका आज बस अड्डे का पुनर्निर्माण हमने शुरू किया। उत्तराखंड में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रहे करतार सिंह भड़ाना भाजपा में शामिल हो गए हैं। हरिद्वार में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने करतार सिंह भड़ाना को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई और भाजपा प्रत्याशी के रूप में मंगलौर उपचुनाव में उनके चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। लोकसभा चुनाव होने में कुछ ही समय बचे हैं। इसे देखते हुए आज दिल्ली में भाजपा की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होने जा रही है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। कुछ दिन पहले भाजपा ने हाईकमान
ने उत्तराखंड की 3 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी। माना जा रहा है कि बैठक के बाद आज शाम को पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा सीटों पर भी उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। हमारी पौड़ी लोकसभा और हरिद्वार लोकसभा की टिकट अभी घोषित नहीं हुई है। आज केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक दिल्ली में प्रस्तावित है और ऐसी संभावना है कि आज दोनों सीटों पर निर्णय हमारा नेतृत्व के द्वारा कर लिया जाए। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में भाजपा के तमाम नेता और उनके सुझाव लिए, वे सुझाव भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल किए जाएंगे। रेहड़ी पटरी वालों को मुख्य धारा में लाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल ने प्रयास नहीं किया। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेहड़ी पटरी वालों से जो घोषणा पत्र बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का आने वाले दिनों में जब चुनाव के टाइम पे घोषणा पत्र बनेगा, उस घोषणा पत्र में सुझाव लिए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूं। आज से पहले कभी इस प्रकार का कभी ये नजरिया हमें देखने को नहीं मिला। और पीएम स्वनिधि के माध्यम से तमाम जो लाभार्थी थे, पीएम स्वनिधि क्यों कहूंगा मैं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो स्ट्रीट वेंडर के लिए हैं लगातार। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश के स्ट्रीट वेंडर के लिए इतने गंभीर हैं, तो ये देखने को। भारतीय जनता पार्टी ने एक विकसित भारत के लिए अपना एक संकल्प पत्र बनाना है। उसके लिए देश में रहने वाले करोड़ों लोगों के सुझाव, डॉक्टरों के भी, रेहड़ी पटरी वालों के भी, कर्मचारियों के भी, बुद्धिजीवियों के भी, होटल मालिकों के लिए भी, पेट्रोल चलाने वालों के, सबके सुझाव हम ले रहे हैं ताकि आने वाले विकसित भारत के अंदर उनके जो सुझाव हैं उनको समायोजन कर उन समस्याओं के निदान की ओर हम आगे बढ़ सकें। उत्तराखंड भारत राज्य का एक खूबसूरत राज्य है और इस खूबसूरत राज्य में सबसे बड़ी समस्या पलायन की है। युवाओं को रोजगार न मिलने के चलते उत्तराखंड के युवा लगातार दूसरे राज्यों की ओर पलायन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस पलायन को रोकने के लिए धामी सरकार लगातार पर्यटन स्थल में नए नए रोजगार के द्वार खोलने में लगी है। इन्हीं कोशिशों के बीच एक और रोजगार द्वार धामी सरकार ने रामनगर में खोला है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड की खूबसूरती में पर्यटन स्थलों ने 4 चांद लगा रखे हैं, लेकिन इस खूबसूरत राज्य चलते पलायन की समस्या भी खूब देखी जाती है। उत्तराखंड निवासी रोजगार पाने के लिए उत्तराखंड से लगातार पलायन कर दूसरे राज्यों में जाकर बस जाते हैं, जिसके चलते उत्तराखंड की संस्कृति पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और इसी पलायन की समस्या को रोकने के लिए लगातार धामी सरकार जमीनी स्तर पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए पर्यटक स्थलों से नए नए रास्ते निकाले जा रहे हैं। उसी क्रम में एक बार फिर कॉर्बेट नेशनल पार्क में युवाओं को रोजगार के उद्देश्य से तराई पश्चिमी वन प्रभाग के आम पोखरा रेंज में नया पर्यटन जोन हाथी डगर तैयार किया गया है, जिसका शुभारंभ कुमाऊं के मुख्य वन संरक्षक दीप चंद्र आर्य और रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट द्वारा किया गया। जोन का दायरा 32 किलोमीटर है। इसमें सुबह शाम की पाली में 25-25 जिप्सियां सफारी के लिए भेजी जाएंगी। आज ये रामनगर क्षेत्र का तराई पश्चिमी वन प्रभाग में एक नया वाइल्ड लाइफ सफारी जोन खोला गया है और पहले भी इस क्षेत्र में दूसरा एक जोन था इसमें, फाटो जोन, और ये सेकेंड जोन खोला गया है। इसका लगभग जो लंबाई है लगभग 25 से 26 किलोमीटर का लंबाई है सफारी का, और इसमें सुबह 25 और शाम को 25 जिप्सी का जो परमिशन इसमें दिया गया है। डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड के पलायन की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। रामनगर से भाजपा विधायक दीवान सिंह बिष्ट का कहना है कि यह रोजगार के अवसर है। पूर्व में भी एक पर्यटन जोन खोला गया था और एक पर्यटन जोन आज खोल दिया गया है और जल्दी ही एक और खोल दिया जाएगा। हमारे जिस प्रकार से पर्यटन के क्षेत्र में, क्योंकि आज रोजगार उपलब्ध नहीं है, सो रोजगार के माध्यम से जिस प्रकार से हमने पहले फांडू जोन खोला, उसके बाद आपका ये आज हाथी डंगर जोन खोला है। इसमें 25 गाड़ियाँ सुबह चलेंगी, 25 गाड़ी शाम को चलेंगी। उसी प्रकार से अभी हमारा जो सिटी फॉरेस्ट है वहाँ भी हमने एडवेंचर जो मोटरसाइकिलें हैं
उनका भी किया है, उसको भी बढ़ाने की बात हो रही है। उत्तराखंड की संस्कृति और पलायन को रोकने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नए नए प्रयास तो कर ही रहे हैं और पर्यटन स्थलों में नए नए रास्ते भी खोज रहे हैं। उत्तराखंड वासियों को रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं। अब बस देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड के मुखिया के प्रयास पलायन रोकने के लिए कितना सही साबित होता है। नैनीताल से अजहर मलिक की खास रिपोर्ट। हल्द्वानी में ऑनलाइन सट्टा के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सट्टा किंग सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 15 लाख की नकदी, सट्टा में गैजेट और 11 मोबाइल बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हल्द्वानी में एक बहुत बड़ा सट्टा पकड़ा गया है जिसका मॉडस ऑपरेंडी ऑनलाइन था। इसका एक बैटिंग ऐप भी था जो कि इसके सरगना मनोज गुप्ता द्वारा बताया गया कि उन्होंने ऑनलाइन परचेज भी किया है इसको, और ये बड़े पैमाने पर ऑनलाइन चल रहा था। इसमें पुलिस द्वारा 15,01,640 रुपए कैश भी बरामद किया है, 11 मोबाइल बरामद किए हैं और इसमें 3 सट्टा बुक भी बरामद हुई और 1 लैपटॉप भी बरामद हुआ है। और आपको सीधे लिए चलते हैं ग्वालियर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नवनिर्मित जिला न्यायालय लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और सभा को संबोधित कर रहे हैं। विराजमान महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल साहब, मेरे भाषण के पहले अभी जिनने अपनी बात पूरी की, हमारे अपने लोकप्रिय नेता यशस्वी मंत्री माननीय सिंधिया जी, अभिनंदन करें सिंधिया जी का, माननीय महामहिम का, और मंच पर विराजमान न्यायमूर्ति माननीय माहेश्वरी जी, माननीय सतीश शर्मा जी, माननीय मलिमठ जी, हमारे रोहित आर्या साहब, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वय, माफ करना मेरा गला बैठा हुआ भाषण दे देकर, लेकिन मुझे बड़ा मजा आ रहा था। बैठे बैठे जिसका गला बैठा और बाकी बोलने वाले इतने तो अपना काम वैसे निपट जाता है। मैं आज के इस नवीन भवन के लोकार्पण के अवसर पर ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता हूं। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, विधायिका, खास करके ऐसे तीनों अंगों के माध्यम से लोकतंत्र जीवित रहता है और लोकतंत्र के जीवित रहने के मुखिया के नाते से महामहिम हमारे यहां मौजूद है। और ये बात भी सही है कि जुडिशियली भवन के बनने से कितने पक्ष अलग अलग आनंदित होते हैं। एक पक्ष जो जुडिशियली में सीधे सीधे इन्वॉल्व है वो हमारे अभिभावकगण और न्यायाधीशगण, दूसरे हमारे पक्ष विपक्ष के संबंधित पक्षकार, तीसरा इन व्यवस्थाओं को संचालित करने वाली सरकार। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ग्वालियर में जिस जगह भवन का ये लोकार्पण हुआ उसका इतिहास भी हमारे सामने आया। 1938 में स्थापित होने वाली हाई कोर्ट में जिला कोर्ट भी चलता आया और नया भवन जब बनकर के अलग अलग जगह हुआ है। मैं माननीय माहेश्वरी जी बता रहे थे कि ये लंबी श्रृंखला है, ऐसे कई भवनों की भूमिका में उनका बड़ा रोल है। मैं आपका भी स्वागत करता हूं और सरकार का मुखिया होने के नाते से ये सारे सुझाव भी मैं अपने आप में संकलित करता जा रहा हूं, क्योंकि डिमांड आएगी तो घूम घाम के आना एक ही जगह, दूसरा कोई उसका स्थान नहीं है और वो गलत भी नहीं है। अगर अभिभाषक की कोई व्यवस्थाओं के हमको कोई व्यवस्था खर्च करना है तो भी क्या गलत है, और न्यायालय से जुड़े हुए किसी पक्ष में कोई आवश्यकता होगी। लेकिन एक बात अंततः ये बात सही है कि हमारी सारी व्यवस्थाओं में सबसे ऊपर अगर कोई है तो वो संबंधित पक्ष जो इंतजार कर रहा है, वो गरीब आदमी जिसके मन में न्याय की आशा अपेक्षा लेके आ रहा है, उसके साथ न्याय हो। और मैं अपनी शुभकामना देता हूं, निश्चित रूप से ये मान के चलता हूं कि इतना बड़ा भवन उसकी आशा अपेक्षा पे जरूर खरा उतरेगा। ये मैं शुभकामना देता हूं अपनी तरफ से।
हमारा तंत्र इतना बढ़िया है। मैं माननीय माहेश्वरी जी से बात कह रहा था कि मैं जब उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष था, मेरे जीवन की एक सच्ची घटना घटी और उस घटना का थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। स्वाभाविक रूप से हम जनप्रतिनिधि है तो जनता के संपर्क में भी रहते हैं, लेकिन उसके अपने रोल रहते हैं। दो झुग्गी वाले पास रहते हैं। एक झुग्गी में रहने वाली महिला, उसके पति भी घर में नहीं, 2-3 बच्चे उसके। अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करने के लिए वो सबसे पहले उनको अपना तैयार करके उनकी अपनी आवश्यकता की पूर्ति करती। फिर 6 बजे से जाग करके आसपास में बर्तन वर्तन मांज करके 8:30-9 बजे तक दूसरे क्या काम करती, और 9 बजे बाद वो अपनी दाड़की करने के लिए 9 बजे से 6 बजे किसी के काम करने जाती थी। बेचारी एक अकेली महिला इतनी मेहनत करती, तो जिन सामने घरों में जाती बर्तन मांजने, वो भी बड़े उसको सम्मान की निगाह से देखते हैं। लेकिन जैसा होता है कि पास में जो घर था, वो झुग्गी थी जिसकी, वो दारू पी करके अपने घर में रोज लड़ाई करता रहता था, और लड़ने के बाद दोनों लड़ते थे, और स्वाभाविक से वो पास में महिला रहती, अपने बच्चों को लेकर के बिना बात से उनसे भी झगड़ा करने लग जाते। वो जैसे तैसे अपने को बचा बुचू के अपने बच्चे पाल पोस रही। अचानक एक दिन क्या होता है कि वो दोनों पति पत्नी झगड़ते झगड़ते, पत्नी को गुस्सा आता तो अपने घर में से पेट्रोल निकाल करके अपने शरीर पे डाल लेती है अपने हाथ से, और वो पति मौजूद है और वो आग लगा लेती है। अब पति भी उसको बचाने के बजाय खुद बच के दूर खड़ा हो जाता है, और संयोग से आसपास वाले निकलते हैं और जलती महिला को बुझा करके हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। पूरा मोहल्ला देख रहा है, लेकिन देखने के बाद में भी जब वो हॉस्पिटल जाती तो पता नहीं क्या होता है। महिला मरने के पहले बयान में उस पे घास पेट्रोल किसने डाला, आग किसने लगाई, वो पड़ोस की महिला का नाम लिखा देती है, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे हमको मालूम, मृत्युपूर्व कथन में तो बेचारी वो फांस की फंस गई। अब ये जो मोहल्ले वाले सब मेरे पास आए कि ये कैसे भी करके इस महिला के छोटे छोटे बच्चे, ये जेल में जा रही है, अब बचा लो इसको कैसे भी करके। मेरे पास कुछ उसका उत्तर नहीं था। मैं क्या करता था, मैंने कहा मैं एक काम करता हूं, यहाँ के न्यायाधीश है एडीजे में प्राधिकरण का अध्यक्ष, उनके मकान अभी सरकारी मकान मिल नहीं रहे थे, तो मैंने अपना प्राधिकरण का मकान दिया था, मैं आपकी बात पहुंचा दूंगा। तब तक टीआई से बोला कि भैया काम करना, इस महिला को पकड़ना मत, नहीं तो इसके बच्चे को कौन रोटी खिलाएगा, बड़ी तकलीफ हो जाएगी। और संयोग ऐसा होता कि मैं वो टीआई को भी बोलता हूं, टीआई मेरी बात मान जाता है। इधर से मैं न्यायाधीश के पास जाता हूं कि साहब ऐसा करना, क्या आपका जो फैसला होगा हो जाएगा, ऐसा कोई रास्ता निकालो कि इसकी बेचारी की जमानत जल्दी हो जाए तो इसका काम चलेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी बात पूरी उनने ध्यान से सुनी। उनने कहा भाई एक काम करो, ये पूरा जमानत करने से काम नहीं चलेगा, आप 1-1.5 महीने का टाइम मेरे को दे सकते हैं। तो मैंने कहा क्यों? बोले मैं इसका फैसला ही कर दूंगा। और मुझे वास्तव में अपनी न्यायपालिका पे गर्व हुआ कि 1.5 महीने के अंदर उनने 302 मर्डर का पूरा फैसला उस महिला के पक्ष में दे दिया। मुझे लगा कि वास्तव में ये न्याय जिंदा है। ये कुछ भी किया होगा, कैसे किया, ये बात सही है, लेकिन ये मुझे एक बात की पीड़ा आज भी है कि ये हमारी न्याय व्यवस्थाओं के माध्यम से कहीं न कहीं ये कोई ऐसे रास्ते हो सकते क्या कि न्याय को कोई तीसरा पक्ष से भी मालूम पड़े। वो क्या हो सकता है ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वर्तमान की न्याय व्यवस्था में सीआरपीसी, आईपीसी जो संशोधित करके रूप ला रहे हैं, हो सकता है ये इस प्रकार की व्यवस्थाओं के नजदीक पहुंचे। और आज नहीं तो कल क्या ऐसा हो सकता है, जैसे विक्रमादित्य की बात माननीय माहेश्वरी जी ने कही है कि हमारे अपने बलबूते पर भी कोर्ट के कार्य व्यवहार को लेकर के, कोर्ट की व्यवस्थाओं को लेके, यद्यपि कई फैसले हमारे लिए मिसाल बनते हैं, आने वाले समय में उससे कोई लाइन बनती है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ न्याय परंपरा बहुत प्राचीन है, हो सकता है परमात्मा करेगा निश्चित रूप से कोई अच्छा मार्ग निकलेगा। लेकिन आज तो मैं ग्वालियर की धरती पर आकर के न्यायालय भवन, इतना बड़ा भवन जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भवन है, उसका लोकार्पण हुआ है। मेरी अपनी ओर से शुभकामना देता हूं और यहाँ के बार एसोसिएशन ने जो जो मांगा है वो सब देने की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
Thank you, sir. बता दें कि ग्वालियर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव Honorable Governor of Madhya नवीन जिला एवं सत्र न्यायालय भवन का लोकार्पण करने के लिए ग्वालियर पहुंचे हुए थे और समारोह में राज्यपाल, सीएम, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए हैं। और इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है, तो बड़ी खबर हरिद्वार से आपको बता दें। हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां पर 2 युवकों को अवैध तमंचे के साथ घूमना पड़ा महंगा। बड़ी खबर हरिद्वार से, 2 युवकों को अवैध तमंचे के साथ घूमना महंगा पड़ गया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को रंगे हाथों धर दबोचा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, अवैध देसी तमंचे और 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस दोनों व्यक्तियों के पास से बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपियों को KLDAV कॉलेज ग्राउंड से पकड़ा गया है। तो हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां पर 2 युवकों को अवैध तमंचे के साथ घूमना महंगा पड़ गया। दोनों व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां नैनीताल में तिब्बत की आजादी के लिए नागरिकों ने तिब्बती बाजार बंद रखा। साथ ही शहर के मल्लीताल स्थित तिब्बती बाजार से जुलूस के रूप में तिब्बती शरणार्थियों ने शांति जुलूस निकाला। इस दौरान उन्होंने UN और भारत सरकार से तिब्बत को आजाद दिलाने की भी मांग की है। आंदोलनरत तिब्बती नागरिकों ने बताया कि वे दुनिया भर में आज चीन के दमनकारी व्यवहार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार हर बूथ के लिए माइक्रो मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है। इस योजना के तहत चुनाव से जुड़े सभी अधिकारियों के अलावा बूथ के आसपास के 3-4 जिम्मेदार नागरिकों के मोबाइल और स्थायी फोन नंबर भी मतदान केंद्र के अधिकारी के पास शामिल किए जा रहे हैं। इसके अलावा संबंधित BLO अस्पताल, पुलिस चौकी और पुलिस स्टेशन, अस्पताल और जिला निर्वाचन अधिकारी के फोन नंबर भी सूचीबद्ध कर आयोग को भेजे जाएंगे। पुलिस फोर्स भी अलर्ट मोड पर रहेगी। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत ये फ्लैग मार्च किया गया है, क्योंकि चुनाव को शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से और कराने के लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। उसी के क्रम में आज एक, चूँकि हमारे पास CPMF भी आई है, तो फ्लैग मार्च ज्वाइंटली CPMF और हमारी थाना पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। इसके 2 मकसद है। एक तो ये है कि जो फोर्स बाहर से आई है, जिनको हमारे साथ चुनाव में काम करना है, वो इस एरिया, इस क्षेत्र के बारे में जान पाएँ और यहाँ पे क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, तो इससे उनको सहूलियत हो जाती है। दूसरा ये है, एक स्पष्ट संदेश है कि चुनाव निष्पक्ष होगा, शांतिपूर्ण होगा। कोई भी गड़बड़ी करने का प्रयास करेगा या उसको प्रभावित करने का प्रयास करेगा या शांति को चुनौती देगा, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हमारे द्वारा की। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कांग्रेस ने अपनी गारंटियों से भरा पिटारा खोलते हुए एक प्रेस वार्ता किया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि आगामी लोकसभा में कांग्रेस की 5 गारंटी है, जिनमें पहली नौकरी पक्की करने की गारंटी, 30 लाख युवाओं को नौकरी की गारंटी, पेपर लीक से मुक्ति समेत कई गारंटी शामिल हैं। इसी कड़ी में उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अगर 400 पार करने वाली है तो दूसरे दलों के लोगों को क्यों ले रहे हैं। मोदी जी की जितनी गारंटी थी, चाहे OPS से रिलेटेड है कोई गारंटी नहीं, काले धन को लेकर पूछो कोई गारंटी नहीं, रोजगार को लेकर पूछो कोई गारंटी नहीं, महिला सुरक्षा को लेकर दे कोई गारंटी नहीं, किसानों के मामले उठाओ तो उसमें कोई गारंटी नहीं। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी ने अभी तक जो कहा है लोग भरोसा करते हैं। उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कही थी, तो जितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी वहां उन्होंने पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम किया था। और आज उन्होंने 5 गारंटी दी है, जिसमें कांग्रेस ने कहा है कि हम 30 लाख जो भर्तियां
खाली पड़ी हैं, जहां सीटें खाली पड़ी हैं पूरे देश में, हम उनको भरने का काम करें। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें टीवी 24 के साथ। नमस्कार।